online lecture Yes System of Medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, pathology, pathological changes in diseases, condition of various body systems, part 14. Welcome all participants and attendants. Explanation pathology changes in disease condition of various system. यहाँ पर जो आपका एफ का जो सिलेबस है उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। उसका थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन करना पैथोलॉजिकल चेंजेस को इन डिजीज़ कंडीशन जब डिजीज़ की कंडीशन में हो और वेरियस सिस्टम जो हमारी बॉडी के जो तरह तरह के जो हैं सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है और सीखना है। Pathological changes in disease condition of various body system. Pathology is a study of the structure and functional changes that occurs in cells. पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस के बारे में द ऑकर्स इन द सेल्स जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं या सेल्स के अंदर महसूस किए जाते हैं सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ड्यूरिंग डिजीज़ की कंडीशन में सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के अंदर जो भी फंक्शनल चेंजेस होते हैं हम वो पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं जानते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंजेस एंड फंक्शन के बारे में दीज चेंजेस में बी कॉज बाय इन्फेक्शन और ये चेंजेस जो होते हैं जिसका कारण होता है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन इंजरीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स इम्यून रिएक्शंस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड डिजेनरेटिव प्रोसेस। कितने टाइप के चेंजेस होते हैं? पहला इन्फेक्शन है जो किसी से मिलता है चाहे इन्वायरमेंट के थ्रू मिले चाहे वो फूड्स के ज़रिए मिले या ह्यूमन बॉडी टू बॉडी या अदर भी कोई भी वाटर्स के ज़रिए मिले तो ये इन्फेक्शंस में आ जाते हैं जो अब इस वक्त बारिश के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन चाहे वो फूड्स के ज़रिए हो खाने के ज़रिए हो या हमारी मेडिकेशन या हमारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की वजह से हो इंजरीज़ जो एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं या हमारे कभी इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन के अंदर इंजरी हो या लीवर्स के अंदर इंजरी हो लंग्स के अंदर इंजरी हो सकती है बायोकेमिकल्स के जरिए इंजरी हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हमारे पैट्रिक मतलब जो ख़ानदानी जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर या हैबिट चेंज होती है या जो डिज़ीज़ उभर के आती है जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो कमियां हमारी फैमिली से चली आ रही हैं परिवार से चली आ रही हैं वो हमारी कंडीशन हमारे जो नई जनरेशन के अंदर पाई जाती है उसके बारे में जानना इम्यून रिएक्शंस किसी भी चीज़ का बॉडी के अंदर रिएक्शन होना जो हमारी बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मतलब बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है या जो फाइट करती है हमारी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट तो उसमें हमारा इम्यून रिएक्शंस आता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जब किसी पेशेंट्स के अंदर या हमारे अंदर जब हम खाने पीने में कोई लापरवाही करते हैं या हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसके अंदर जो डिफिशिएंसीज क्रिएट होती है उसके बारे में जानते हैं। आयरन डिफिशिएंसी कैल्शियम डिफिशिएंसी मैग्नीशियम ये सारी स्टडीज़ यहाँ पे होती है। डीजेनरेटिव प्रोसेस जब हमारे बॉडी सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं जो इनएक्टिव मोड में आ जाते हैं जो फंक्शंस एब्सेंस होने लगते हैं ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं या तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर पैथोलॉजिकल चेंजेस के ज़रिए समझते हैं। पहला सबसे नंबर एक पे जो शुरू होता है कार्डियक वैस्कुलरी सिस्टम है नॉर्मल फंक्शंस। कार्डियक वैस्कुलरी सिस्टम मीन्स जो ब्लड हार्ट के फंक्शंस के बारे में है। यहाँ पर नॉर्मल इसका फंक्शन है पम्प्स ब्लड थ्रू दी बॉडी। ये पम्प्स करता है हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। इसका काम है हार्ट का ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में फैलाना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू। ओके, किसी तरीके की अगर एबनॉर्मलिटीज़ आती है कार्डियक फंक्शंस के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर भी कमियां आना शुरू हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस इसके जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं
वो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, फैट प्लग डिपॉजिट इन नैरो आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर प्लग जमा हो जाना, जैसे आजकल अक्सर देखा गया है। या तो बाईपास सर्जरी करना पड़ता है या फिर हमें स्टेंट डालना पड़ता है, जिसे आम लैंग्वेज में लोग स्प्रिंग डालना कहते हैं, या बैलून डालना भी कई बार सुना गया है, कुछ लोग कहते हैं आम लैंग्वेज में। आर्थेरियोस्क्लेरोसिस जिसके अंदर फैट ब्लॉक कर जाते हैं आर्टरीज के अंदर, जो रास्ते को सकरा या पतला या कंजेशन वाला भरा कह सकते हैं, आर्टरीज को कर देते हैं। हाइपरटेंशन, थिंकिंग एंड स्टिफनेस एंड आर्टीरियल वॉल्स, बहुत ज़्यादा सोचने पर हमारी आर्टीरियल वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसके वजह से ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस भी होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब डेथ, निक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू ब्लॉकेज एंड ब्लड सप्लाई, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है या ब्लॉकेज होता है तो उस वक्त कार्डियक मसल्स की डेथ हो जाती है, जिसे हम निक्रोसिस के नाम से जानते हैं। हार्ट फेलियर, जिसे हार्ट फेल कहना होता है कि हार्ट फेल हो गया। इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट विद रिड्यूस द पंपिंग एफिशिएंसी, हार्ट बढ़ जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, और जिसमें जो ब्लड का जो पंपिंग जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से हार्ट फेल हो जाता है। जो कैपेसिटी ब्लड के फ्लो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर कहा जाता है। वॉल्वर डिजीज़, थिकनिंग क्लासिफिकेशन और डैमेज ऑफ हार्ट वॉल्स, जिसमें वॉल थिकनेस होता है, और क्लासिफिकेशन तरह तरह के चेंजेस आ जाते हैं। डैमेज ऑफ हार्ट वॉल, कई बार हार्ट के वॉल डैमेज भी होते हैं, पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, कंजेस्टिव हो जाते हैं, जो प्रॉपर वे में टाइम से ओपन नहीं होते। अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो ये इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो हम पैथोलॉजी के ज़रिए जानते हैं। इन कारणों से किस काज़ की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कॉमन जो सिम्पटम्स हैं, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, साँस लेने में दिक्कत होती है, पल्पिटेशन घबराहट होती है, और कई बार देखा गया है जो पल्स है, नाड़ी है, वो एब्सेंस होके चलती है, कुछ देर के लिए रुक जाती है फिर चलती है। ये एक टाइम लेती है उसे दोबारा महसूस करने में किया जाता है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैर पे सूजन आना शुरू होती है, फैटिग और चक्कर आता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम दूसरा आता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम नॉर्मल फंक्शन जिसका है एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेती है, ऑक्सीजन फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के लंग्स के ज़रिए बाहर जाती है, ऑक्सीजन बाहर से कलेक्ट होकर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई के लिए तैयार होता है। इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, सबसे नंबर एक पे जो है ब्रोंकाइटिस है, इन जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकल ट्यूब्स विद एक्सेस म्यूकस। ये ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस जो हमारे लंग्स के जो ट्यूब्स होते हैं उसको ब्रोंकस कहा जाता है, ब्रोंकल ट्यूब्स कहे जाते हैं, और इसके अंदर आई हुई सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकल ट्यूब्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकल ट्यूब्स विद एक्सेसिव म्यूकस, ये एक्सेसिव म्यूकस की वजह से हो जाता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो शुरू हो जाती है, बार बार खांसी आती है। निमोनिया, इन्फेक्शन कॉजिंग एल्वोलाई टू फिल विद द इन्फ्लामेटरी फ्लूइड। एल्वोलाई जो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच में एक पैसेज डेवलप करते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से एल्वोलाई टू फिल जो फ्लूइड्स भर जाता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा, एयरवे इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकोस्पाज्म। अस्थमा के अंदर एयरवेज जो हमारे सांस लेने के जो रास्ते हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है,
विद ब्रोंको स्पॉज़म, और ब्रोंकस के अंदर स्पॉज़म शुरू हो जाती है। इसके वजह से खांसी भी आने लगती है, सांस फूलना शुरू हो जाती है, और सीने के अंदर एक अलग सा जो कहते हैं पूरी सांस भर के नहीं लिया जा सकता। और चेस्ट से अक्सर आवाज़ें भी आती हैं, चूँ चूँ की। वो कभी प्रोग्राम होगा तो हम डाल देंगे, हमारे पास सेफ है कि डिफरेंट टाइप्स स्टेथोस्कोप से हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे चेस्ट के अंदर किस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस राइज कर रही है। एफिजीमा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एलोवेरा वॉल लीडिंग टू द रिड्यूस गैस एक्सचेंज। डिस्ट्रक्शन हो जाता है एलोवेरा में वॉल्व्स के अंदर, जिसके वजह से रिड्यूस कर जाता है गैस एक्सचेंज, और इसके वजह से भी सफोकेशन महसूस होने लगता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्कैर टिश्यूज फॉर्मेशन इन द लंग, कुछ टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं जो लंग्स के अंदर जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहलाते हैं। ये पैथोलॉजी के ज़रिए से हमें पता चलता है, टेस्ट के ज़रिए से पता चलता है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसका सिम्टम्स है कफ, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आना या सांस ना ले पाना, व्हीजिंग, सीटी जैसी आवाज़ बनना, ये ख़ास करके अस्थमा के केसेस में पाया जाता है। फीवर, फीवर भी हो सकता है चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से। चेस्ट टाइटनेस, छाती में जकड़न महसूस होती है, जैसे किसी ने पीछे से पूरी तरीके से दबा रखा है, या किसी ने सीने पे बेल्ट बांध दी कि इस टाइप से महसूस है, या पट्टा बांध दिया हो। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉर्मल फंक्शन, डाइजेशन फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। नॉर्मल फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का है कि फूड्स को एब्जॉर्ब करना, उसमें फूड्स को डाइजेस्ट करना, और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कराना। पैथोलॉजिकल चेंजेस, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग में जब इन्फ्लामेशन होता है तो गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस होता है। पेप्टिक अल्सर, इरोजन्स ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूरिनम म्यूकस, ये जब ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है तो उस कंडीशन में, या ज़्यादा तीखा मिर्ची मसाला वाला, या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड्स खाने की वजह से, या बहुत देर तक बगैर खाए हुए रहने से पेप्टिक अल्सर पाया जाता है, जिसमें ड्यूडिनल जो म्यूकसा है उसके अंदर जो बोन्स हो जाते हैं। हेपेटाइटिस, लीवर इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस कहते हैं लीवर इन्फ्लामेशन को, कॉजिंग लीवर सेल इंजरी। जब लीवर सेल इंजरी होती है तो उस कंडीशन में कभी भी कहीं पे भी कोई सेल्स की इंजरी होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। हेपेटाइटिस के अंदर लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन, और जो सेल इंजरी की वजह से होती है उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। स्वेलिंग आती है, इंजरी कहीं पे भी होगी स्वेलिंग ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर लीवर इन्फ्लामेशन कॉजिंग लीवर सेल इंजरी। सिरोसिस, फाइब्रोसिस एंड स्कैरिंग ऑफ द लीवर। लीवर का स्कैर हो जाना फाइब्रोसिस कहलाता है। इन्फ्लामेटरी बाउल्स डिजीज़, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज मतलब आंतों में सूजन आना। ये जब आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन बहुत पुराने या इन्फेक्शन बहुत पुराना हो जाता है, उस कंडीशन में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसे हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स इसका है एब्डोमिनल पेन बना होता है, नाउसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है, जॉइंटिस होता है। हेपेटाइटिस के अंदर जॉइंटिस होता है। डायरिया इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है। ड्यूटनल और पेप्टिक अल्सर के अंदर ज़्यादातर वॉमिटिंग होती है, और इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन में नाज़िया फील होती है, वॉमिट जैसा फील होता है, वॉमिट। और जब इन्फ्लामेशन पेप्टिक रीजन में होता है तो ख़ास करके वॉमिट शुरू होती है, या कोई इन्फेक्शन हो। तो ये इसे डायग्नोस करने के लिए हमें पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम, नॉर्मल फंक्शन, कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन थ्रू दी नर्व इम्पल्स। हमारी बॉडी
का जो नॉर्मल फंक्शन नर्वस सिस्टम का है वो कोऑर्डिनेट करती है फंक्शन थ्रू नर्व पल्स के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी को, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, बॉडी का बैलेंस बनता है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जिसमें न्यूरोनल डिजनरेशन जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है और डेमोलाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर्स का डैमेज होना या ब्रेकडाउन होना, स्ट्रोक कॉजिंग ब्रेन टिश्यूज नेक्रोसिस, ब्रेन एडिमा, दिमाग के अंदर सूजन होना, पेरिफेरल नर्व इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से इसका जो सिम्टम्स है वो वीकनेस महसूस होगी, पैरालिसिस होगा, मेमोरी लॉस होगी, सीजरीज होगा, लॉस ऑफ सेंस होगा। किसी भी बॉडी के अंदर अगर हमारी नर्व इम्पल्स वीक हो गई है या एब्सेंस हो गई है तो वहाँ पर अगर आपने गरम किसी चीज़ को भी पकड़ लिया तो एहसास नहीं होता। अगर पिन भी चुभ जाए या सुई भी हो चुभती है या कट भी लगता है तो पता नहीं चलता, ब्लीडिंग होती रहती है, पता नहीं चलता है। पाँचवा है मस्कुलेटल सिस्टम। नॉर्मल फंक्शन इनका है प्रोवाइड्स मूवमेंट, पोस्चर एंड सपोर्ट। बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना, स्टैंड रखना, मूवमेंट सपोर्ट करना, बाहरी हिस्से को स्ट्रक्चरल पूरी तरीके से मेंटेन रखना। पैथोलॉजिकल चेंजेस में अर्थराइटिस है, जॉइंट्स इन्फ्लामेशन है। अर्थराइटिस में जॉइंट इन्फ्लामेशन होना ज़रूर होता है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, ख़त्म होने लगती है या उसमें किसी तरीके की आ, कमियाँ आ जाती है। जैसे कहते हैं गादी घस गई। गादी घसने का मतलब है डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो है वो बर्बादी शुरू हो गई या नुकसान हो गया है, कार्टिलेज ख़त्म हो चुकी है। ऑस्टियोपोरोसिस, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। इसके अंदर जो बोन की डेंसिटी बहुत कम वीक हो जाती है, जिसके वजह से कभी भी जैसे कि एक सूखी लकड़ी हो और उसे ज़रा-सा कस के दबा दिया जाए टूट जाती है। ऐसे बोन्स के लिए देखा गया है कि अगर ज़रा-सा भी कोई कस के पकड़ लेता है, तो वो बोन्स जैसे कि किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो हड्डी फ़ौरन वहीं से टूट जाती है। तो ये ओल्ड एज में ज़्यादातर होती है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत से कॉजेज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ऐसे भी हमने पेशेंट अपनी लाइफ में देखे हैं कि पूरी बॉडी का समझ लीजिए पूरा स्ट्रक्चर ही टूट गया हो और कम से कम 30 साल तक पेशेंट बेड पे था। जो यहाँ पे सूरत के अंदर ही हमने इस टाइप के पेशेंट को देखा। फ्रैक्चर फ्रैक्चर तो जैसे कि साफ ही क्लियर हो रहा है कि बोन का टूट जाना, डिस डिस डिसरप्शंस ऑफ बोन कंटिन्यूटी। जो एक बोन की कंटिन्यूटी बनी हुई है वो कहीं से बीच से ब्रेक हो जाना, उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन कंटिन्यूटी कहते हैं, जिसका हम सीधा वर्ड फ्रैक्चर से जोड़ते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन। ये मसल्स डिजनरेशन की कंडीशन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जो है प्रोग्रेसिव मसल्स डिजनरेशन कंटिन्यू जो है मसल्स लॉस की तरफ चली जाती है। इसका सिम्टम्स में है जॉइंट्स पेन है, स्वेलिंग है, लिमिटेड मूवमेंट्स है, कुछ ख़ास मूवमेंट कर पाएगा, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे अक्सर देखा होगा किसी के नी के अंदर पेन होती है, पूरी तरीके से बैठ नहीं सकता और एकदम से खड़ा होना चाहे खड़ा नहीं हो सकता। लंबर स्पाइन में भी इसको देखा गया है कि झुक नहीं सकते, कोई चीज़ नीचे जल्दी से उठा नहीं सकते। अगर वो खड़े हैं तो पूरी स्पाइन टाइट हो जाती है जिसमें उन्हें बैठने में भी दिक्कत होती है। मसल्स वीकनेस और बोन पेन, हमेशा थकान सी लगना और बोन में कंटिन्यू पेन बना रहना। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे जो कंटिन्यू होगा वो हमारा प्रैक्टिस ऑफ